हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भाषा की परिभाषा, भाषा की विशेषताएं, भाषा की प्रवृत्तियां और भाषा का वर्गीकरण। भाषा टॉपिक से आपके एग्जाम में 3-4 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो इस टॉपिक को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो ये 3-4 जो नंबर हैं आपके चले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है भाष, व्यक्त्याम वाची अर्थात व्यक्त वाणी। ठीक है, भाषा की जो उत्पत्ति हुई है किस धातु से हुई है, भाष्य धातु से हुई है। ये क्वेश्चन आपका आ चुके हैं कि भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। ठीक है, तो आपको याद करना है कि भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष्य धातु से हुई है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, भाष वाक्याम वाची अर्थात व्यक्त वाणी। जो वाणी व्यक्त हो चुकी है उसको ही भाषा कहते हैं। अब देख लेते हैं कि भारतीय विद्वानों के द्वारा इसकी परिभाषा क्या है, क्योंकि कभी कभी परिभाषा भी दे दी जाती है कि ये परिभाषा किस विद्वान की है। ठीक है, व्यक्ता वाची वर्णा येषा ता इमे व्यक्तवाचा। ठीक है, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ये किसने कहा है, ये पतंजलि ने कहा है। ठीक है, और इन्होंने संस्कृत में, देखिए यहाँ पे संस्कृत में भी इनका है, इसको हिंदी करा है, तो इसको याद करते हुए चलना। नेक्स्ट है आपका भाषा। वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टता समझ सकता है। ठीक है, ये किसने कहा है, कामता प्रसाद गुरु ने कहा है। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, ये आपकी डेफिनेशन दी गई थी और नाम पूछा था ये किसने कहा है, तो ये कामता प्रसाद गुरु ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और गति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार हो उसे भाषा कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार हो उसे भाषा कहते हैं। ये किसने कहा है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने ये कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भाषा निश्चित प्रत्यय के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सकता है। ये कहा है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। तो ये सारे मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी मैंने सभी उन्हीं इम्पोर्टेंट डेफिनेशन को यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, तो ये सारी आपकी इम्पोर्टेंट है, तो आपको इनको नहीं छोड़ना है, इनको पढ़ना है आपको। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। तो ये कहा है बाबू राम सक्सेना ने। ठीक है, हमने बचपन में तो पढ़ा है कि भाषा किसे कहते हैं, जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है, तो उसे भाषा कहते हैं। लेकिन ये सारी डेफिनेशन आपकी जैसी ही हैं वैसे ही आपको याद करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, अब आते हैं भाषा की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां। ठीक है, भाषा में क्या क्या विशेषता होती है और क्या क्या प्रवृत्तियां होती हैं ये बताते हैं। तो भाषा सामाजिक संपत्ति है। देखिए, पहली विशेषता तो ये है कि ये सामाजिक संपत्ति है। ठीक है, सेकेंड है भाषा अर्जित संपत्ति है। देखिए, अर्जित कैसे है, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप अपने मम्मी पापा से ही कहते हैं भाषा का ज्ञान लेते हैं या अपने समाज से ही लेते हैं, तो वो आप अर्जित कर रहे हैं। ठीक है, उसको अर्जित कर रहे हैं, तो ये अर्जित संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील है। ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता रहता है, इसलिए इसको परिवर्तनशील कहा गया है। ठीक है, भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है। ये तो आपको पता है कि हम अपने भाव का संप्रेषण किसके द्वारा करते हैं, हम भाषा के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। अनुकरण का मतलब क्या होता है कि किसी के द्वारा सीखना। ठीक है, कोई बोल रहा है तो हम भी उस शब्दों को
धीरे धीरे सीख लेते हैं। तो ये अनुकरण करना है कि उसकी तरह ही कहते हैं, उसी की तरह शब्द का प्रयोग करना, ये अनुकरण करना ही कहलाता है। ठीक है। भाषा जटिलता से सरलता और संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर उन्मुख होती है। ठीक है। पहले भाषा क्या होती है, जटिल होती है, फिर सरलता की ओर चली जाती है। ठीक है। और संयोगात्मक का मतलब क्या होता है आपकी, एक तो संयोगात्मक भाषा कौन सी है, संस्कृत क्या है आपकी, संयोगात्मक भाषा है। ठीक है। संस्कृत जो एक क्वेश्चन आते हैं, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है कि संस्कृत या हिंदी वाला आ चुका है कि कौन सी भाषा है, तो संस्कृत संयोगात्मक भाषा है। ठीक है। संयोगात्मक का मतलब यहाँ से है, इसमें प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा होता है। ठीक है। इसमें प्रत्यय जो है वो अपने आप ही जुड़ा होता है, तो उसी भाषा को संयोगात्मक कहते हैं। ठीक है। और संस्कृत एक संयोगात्मक भाषा है। अब वियोगात्मक का मतलब ये होता है कि इसमें प्रत्यय प्रकृति से अलग लगाए जाते हैं। ठीक है। अलग से लगाए जाते हैं इसमें जो प्रत्यय होते हैं, तो इसको वियोगात्मक कहते हैं। आपको प्रत्यय तो पता ही होगा, जैसे समाज है, तो समाज में हम अगर प्रत्यय जोड़ देते हैं इक, ठीक है, तो ये सामाजिक बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, वियोगात्मक में प्रत्यय आपको जोड़ने पड़ते हैं। ठीक है। तो कौन कौन से लैंग्वेज है जिसमें कहते हैं आपको प्रत्यय जोड़ने पड़ते हैं, तो एक तो आपका हिंदी हो गया। ठीक है। हिंदी में आपको प्रत्यय जोड़ने पड़ते हैं, अंग्रेजी में आपको प्रत्यय जोड़ने पड़ते हैं, और एक आपका बांग्ला में भी आपको प्रत्यय जोड़ने पड़ते हैं। ठीक है। ये तीनों लैंग्वेज में प्रत्यय आपको जोड़ने पड़ते हैं। अब देखिए, भाषा परंपरागत वस्तु है और प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। ठीक है। प्रत्येक जो भाषा है उसकी जो संरचना हुई है वो अलग अलग तरीके से हुई है। आप जब सुनते होंगे तो आपको समझ में ही आ जाता होगा किस प्रकार से हुई होगी। ठीक है। फिर आता है आपका भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न है। ठीक है। अब विकास के चरण कौन कौन से हैं देख लेते हैं। आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक। ठीक है। इसके 4 चरण हैं, आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक। देखिए, किसी भी टॉपिक को आपको ना ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दें, क्योंकि आप हिंदी के जो भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें डीपली पूछा जाता है बहुत। इस बार तो यूपी का पेपर भी बहुत ज़्यादा डीप आया था, तो आपको डीप ही पूछा जाएगा। ठीक है। नॉर्मली कहते हैं हर चीज़ कहते हैं आपको पता ही होंगे, लेकिन डीप पता नहीं होगा, तो डीप आप याद करते हुए चलना, सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं आजकल के कंपटीशन में। अब देखिए, विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण। अब विश्व की भाषाओं को बांटा गया है। ठीक है। एक तो आकृतिक मूलक में बांटा गया है, एक पारिवारिक वर्गीकरण किया गया है। ठीक है। आकृतिक मूलक वर्गीकरण किसके द्वारा किया है, प्रोफेसर स्लेगल के द्वारा, और पारिवारिक वर्गीकरण भी किया गया है। ठीक है। तो याद करते चलना, 2 प्रकार के वर्गीकरण है, आकृति मूलक और पारिवारिक वर्गीकरण। आकृति मूलक के कौन है, प्रोफेसर स्लेगल है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विल्हेल्म फॉन हुमवोल्ट और भोलानाथ तिवारी ने इनकी संख्या 13 मानी है। ठीक है। जो कहते हैं आपका वर्गीकरण कराया गया है पारिवारिक का, तो उनकी संख्या कितनी मानी गई है, 13 मानी गई। किस किस के अनुसार मानी गई है, विल्हेल्म फॉन हुमवोल्ट और भोलानाथ तिवारी के अनुसार मानी गई है। निर्मित रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवार को प्रमुखता दी गई है। ठीक है। 4 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया, कितने 18 भाषा परिवार को प्रमुखता दी गई है। ठीक है। अब भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, एक तो यूरेशिया आता है। यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप और एशिया। ठीक है। दोनों को मिला दिया जाता है तो यूरेशिया बन जाता है। तो एक तो यूरेशिया आ गया आपका, एक अफ्रीका भूखंड आ गया, तीसरा आपका आ गया प्रशांत महासागरीय भूखंड। ठीक है। और चौथा है आपका अमेरिका भूखंड। तो भौगोलिक क्षेत्र कितने, 4, एक यूरेशिया, अफ्रीका भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड और अमेरिका भूखंड। अब देखिए, यूरेशिया के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो यूरेशिया के अंतर्गत आते हैं आपके भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, काकेशी परिवार, बुरुसकी परिवार, उरल अल्ताई परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरिया परिवार, अत्युत्तरी को बोलते हैं हाइपस्पोरी परिवार। ठीक है।
वासक परिवार और सम्मी हम्मी परिवार। तो ये सारे परिवार जो आते हैं वह आपके किसके अंतर्गत आते हैं? यूरेशिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। भारतीय परिवार को इंडो जर्मिक आर्य परिवार और भारत इत्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय परिवार के अन्य नाम है। एक इंडो जर्मिक है, दूसरा है आपका आर्य परिवार और तीसरा है भारत हित्ती परिवार के नाम है। ठीक है। भारतीय परिवार की 10 शाखाएं हैं जिन्हें ध्वनि के आधार पर सतम और केंतुम 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है। भारतीय परिवार की कितनी शाखाएं हैं? 10 शाखाएं और 2 शाखाओं में इसको बांटा गया है। एक तो सतम में और एक दूसरा केंतुम में। ठीक है। देखिए सतम के वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? भारत ईरानी यानी आर्य, वाल्टो साल्विक, अर्मीनी, अल्बानी। ठीक है। ये सतम वर्ग के अंतर्गत ये सारे आते हैं। और कुतुब के में जर्मनिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट और इटालिक। ठीक है। ये सब आते हैं। डॉक्टर ग्रेसन ने भारतीय ईरानी को 3 उपभागों में उल्लेख किया है। ठीक है। जो गियर्सन थे, आपको गियर्सन का नाम सुना होगा। इन्होंने जो ईरानी है यानी आर्य को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो ईरानी, फिर दरद, फिर भारतीय आर्य भाषा। ठीक है। ईरानी का जो प्राचीन वो है तो उसको अवेस्ता बोला जाता है। ठीक है। अवेस्ता बोला जाता है। और दरद का अर्थ होता है पर्वत। ठीक है। पर्वत और दरद के प्राचीन जो दरद का अन्य नाम है पैसाची प्राकृत है। ये प्राचीन नाम है दरद का। ठीक है। और एक भारतीय आर्य भाषा। तो ये गियर्सन ने इसको 3 उपभागों में इसका उल्लेख किया है। तो ये तो हो गया आपकी भाषा की विशेषता, प्रवृत्तियाँ और वर्गीकरण। ठीक है। आगे भी मैं भाषा से संबंधित अन्य वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको भाषा की और टॉपिक दिखाने को मिलेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।